नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इम्पैक्ट और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। सोशल मीडिया प्लान, जी हां, बीजेपी ने अपना सोशल मीडिया प्लान तैयार किया है। टिकट को लेकर ये सोशल मीडिया प्लान बीजेपी तैयार करने जा रही है, यानी कि अब सक्रियता के आधार पर पार्टी संगठन की नजर अब सीधे जनता पर होगी। बताना होगा सोशल मीडिया पर आप कितने एक्टिव हैं। देश में इंटरनेट मीडिया का सियासत का सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है। भाजपा का जनता से अधिक जुड़ाव पर जोर है, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कितना जोड़ सकते हैं, इस पर खास फोकस बीजेपी रखेगी। इंटरनेट मीडिया की ताकत को पहचानते हुए भाजपा ने तय किया है कि टिकट के लिए ये अनिवार्य शर्त भी होगी, आपको सक्रिय रहना होगा। इंटरनेट मीडिया पर सक्रियता के आधार पर ही पार्टी चुनाव में टिकट देगी। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा से लेकर कुछ ही मंत्री इंटरनेट पर सक्रिय नजर आते हैं। शिवराज कैबिनेट के कई मंत्रियों के वेरीफाइड अकाउंट भी नहीं है, फॉलोअर्स भी कुछ हजार तक ही सीमित हैं। मौजूदा जनप्रतिनिधियों की इंटरनेट मीडिया में सक्रियता पर पार्टी संगठन की नजर है। इस आधार पर तैयार रिपोर्ट से ही प्रत्याशियों का चयन होगा। आपको बता दें कि कुछ माह पहले एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जहां पर बीजेपी की कहीं ना कहीं देखा जाए जो सोशल मीडिया सक्रियता थी वो कम नजर आ रही थी, जिसके बाद आईटी सेल विभाग की भी बैठकें हुई, उन्हें भी सक्रिय किया गया, उनको भी काम करने के लिए कहा गया। लेकिन अब बीजेपी सोशल मीडिया की ताकत को पहचानते हुए इस पर ही खास फोकस रख रही है, यानी कि जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे उसी आधार पर उसे चुनाव का टिकट दिया जाएगा। आपको बता दें कि कैबिनेट के कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जिनके ना तो वेरीफाइड अकाउंट हैं और ना ही सोशल मीडिया पर वो सक्रिय नजर आते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम फॉलोअर्स की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही सबसे ज्यादा फॉलोअर्स नजर आते हैं। उनके फॉलोअर्स लगभग 78,18,406 के आसपास माने जाते हैं। तो अब सोशल मीडिया के आधार पर ही बीजेपी चुनाव का टिकट देगी। वहीं अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया में सबसे कम फॉलोअर्स वाले मंत्री, तो इनमें शामिल हैं रामखिलावन पटेल, प्रेम सिंह पटेल, भारत सिंह कुशवाहा, ओपीएस भदौरिया, ब्रजेंद्र सिंह यादव और रामकिशोर कांवरे। यानी कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट देने पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले एक सर्वे रिपोर्ट भी पेश की गई थी। उस सर्वे रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया था कि बीजेपी सोशल मीडिया में पिछड़ी हुई है, कांग्रेस ज्यादा यहां पर एक्टिव नजर आती है। ये भी सोशल मीडिया में साफ तौर पर दिखाया गया था कि कांग्रेस पदाधिकारियों से कहीं पीछे बीजेपी चल रही है, जिसके बाद से ही बीजेपी सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आने लगी। इसमें आईटी सेल के पदाधिकारियों की बैठकें हुई और उसके बाद तय किया गया कि किस तरीके से फॉलोअर्स पर काम करना है और अब सबको ही हिदायत दी गई है कि सभी को अपने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। और साफ तौर पर मंत्रियों से भी कह दिया गया है कि उन्हें भी जल्द से जल्द अपना अकाउंट वेरीफाइड कराना है, फॉलोअर्स भी बढ़ाना है, क्योंकि कई मंत्रियों के अकाउंट एक्टिव ही नजर नहीं आते, ना ही किसी भी तरीके से वेरीफाइड नजर आते हैं, जिसके बाद से इस पर भी काम किया गया, इसमें भी क्लास लगाई गई और अब बीजेपी ने तय कर दिया है कि सक्रियता के आधार पर ही चुनाव का टिकट दिया जाएगा। तो आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ उमेश शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। जी नमस्कार जी, धन्यवाद। तो उमेश जी, अब सोशल मीडिया के प्लान के आधार पर टिकट बांटेगी बीजेपी? नहीं, केवल सोशल मीडिया के प्लान के आधार पर टिकट नहीं बांटे जाएंगे, ये मुझे लग रहा है कि आधा सच है। सोशल मीडिया की सक्रियता भी चयन का एक मापदंड होगी। जो बहुकोणीय दृष्टिकोण से विचार होता है, तो एक इस भी दृष्टिकोण से विचार करा जाएगा कि ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जो बहुत सशक्त प्लेटफॉर्म है, इस पर हमारी सक्रियता कितनी रहती है, ये भी एक टिकट के चयन आधार में बिंदु रहेगा। पर केवल इसी के आधार पर अंतिम निर्णय होगा, ये सत्य नहीं है। जी। तो किसी प्रकार का मापदंड भी तय किया गया है क्या? नहीं, कोई मापदंड नहीं है। सक्रियता से आधार यही है कि समाज जीवन में जो हम हमारी राजनीतिक भूमिका का निर्वहन करते हैं,
तो समाज जीवन के अंदर सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे जनता से सीधा संवाद होता है, और पल प्रतिपल का, क्योंकि अब तो इतनी संचार क्रांति आ गई है कि सोशल मीडिया एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया कि क्षण भर के अंदर हमको देश दुनिया की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, और वो देश दुनिया की जानकारी को प्राप्त करके हम अपने वैचारिक अधिष्ठान के विस्तार के लिए किस प्रकार की भूमिका करते हैं, कौन सा विषय है जो सोशल मीडिया पर हमारे पक्ष का है, उसका हम किस प्रकार से व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करते हैं, और कौन से ऐसे बिंदु हैं कि जिससे जनता हमसे प्रत्युत्तर चाहती है, या कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दल जो हमारे वैचारिक रूप से मतभिन्नता रखते हैं वो हम पर किस प्रकार के आक्षेप खड़े करते हैं, उन आक्षेपों का प्रतिवाद हम लोग अपने स्तर पर किस प्रकार से कर पाते हैं, ये भी एक मापदंड रहेगा। पर चयन में केवल अंतिम मापदंड यही नहीं है। जी ठीक है, हमारे साथ पवन पटेल कांग्रेस से महासचिव भी जुड़ गए हैं। पवन जी, स्वागत है आपका INA 24 में। जी धन्यवाद मैम। पवन जी, बीजेपी ने अपना सोशल मीडिया प्लान तैयार किया है। अब कहा जा रहा है कि सक्रियता बेहद महत्वपूर्ण होगी, यानी कि जो सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव रहेगा या फॉलोअर्स उसके होंगे, चुनाव में टिकट देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा सोशल मीडिया प्लान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा इस तरह के काम ही रहे हैं कि जो उनको सरकार बनाने में मदद करते हैं किसी भी तरह से, सही रास्ता हो या गलत रास्ता, उसकी वो हमेशा तवज्जो देते हैं। जी। चाहे विधायक खरीद फरोख्त करके विधायक अपनी पार्टी के साथ धोखा करके इनके साथ आ जाओ तो उसको सत्ता में शामिल करा लेंगे। इनकी पूरी सरकार जो बनी सोशल मीडिया के दम पे बनी हुई है, ठीक है। अब ये सोशल मीडिया के दम पे बनी, सोशल मीडिया वाले दिन रात प्रचार करते हैं घर में बैठ के, जो झूठ को आता है, जैसे राहुल गांधी जी के आलू वाले बयान को काट छाट करके सोशल मीडिया पे किया, उस टाइप से विपक्ष के आप इमेज बनाओ, विपक्ष की गलत इमेज बनाओ, मोदी जी को घर घर तक पहुंचाओ, मोदी जी को भगवान बनाओ, चाहे भले वो भगवान का काम न करें या जिस टाइप से काम कर रहे हैं, गरीबी बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी मोदी जी का मंडन करो, महिमा मंडन करो। आम आदमी के दिमाग में इतना मोदी जी को दिमाग में घुसेड़ दो कि आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आज जो मोदी भक्त हैं बोल रहे हैं कि भले पेट्रोल 500 रुपए लीटर होगा लेकिन हम वोट तो मोदी को देंगे, भले किसान इस देश के मर जाएं लेकिन हम वोट मोदी को देंगे, भले बेरोजगारी हमारा जो गरीब मजदूर किसान दिन रात कमाई करा करके अपने बेटे को पढ़ाता है और उसको रोजगार ना मिले लेकिन हम वोट मोदी को देंगे। तो जब सोशल मीडिया वाले इस देश में मोदी जी का इस टाइप से भारतीय जनता पार्टी का गुणगान किया है तो स्वाभाविक है कि सोशल मीडिया में जो एक्टिव है उसको टिकट देंगे। हम कहते हैं टिकट दें, ये किसान प्रतिनिधि को टिकट दें, हम कहते हैं बेरोजगारों के प्रतिनिधि को टिकट दें, हम कहते हैं इस देश में जिस टाइप के हालात बने, आज संविधान खतरा है, उसके प्रतिनिधि को वोट दें। ये देश बनाने की दिशा वाले को वोट नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे। ये जो देश को तोड़ रहे हैं, इनको व्यवस्थित और इनका महिमा मंडन कर रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं। आज इनको देश में और प्रदेश की हालात से कोई मतलब नहीं, गरीब मजदूर किसान से कोई मतलब नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक सोचा सा सिपाही बाद में हूं, लेकिन इस देश का वासी हूं। हमारा आज निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसको सबसे पहले काम, अभी इसको चुनाव की चिंता सताने लगी और इनको कोई चिंता नहीं सता रही कि जो हमारा गरीब मजदूर किस तरह से काम कर रहा है, इस महंगाई में कैसे चल रहा होगा, पेट्रोल डीजल के क्या हालत है, खाने का तेल कितना महंगा हो गया, बेरोजगारी की क्या हालत है, इस पे चिंतन करने का सवाल नहीं है। ये जान रहे हैं कि हम इन सब चीजों में फैल हो चुके हैं, इसलिए इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ चुनाव है, इसलिए उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। जबकि हमारे ख्याल से सत्ता में होने के नाते इनका सबसे पहला फर्ज बनना चाहिए कि हमारे गरीब मजदूर किसान को किसी तरह राहत दिलाएं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे भी जुड़ गए हैं। देवदत्त सर, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी सर, समझना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से देखा जाए कुछ माह पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें फॉलोअर्स देखे गए थे और कौन कितना एक्टिव है सोशल मीडिया में वो देखा गया था। कांग्रेस कहीं आगे निकल गई थी, बीजेपी के कुछ मंत्री एक्टिव ही नहीं थे, वेरीफाइड अकाउंट ही नहीं थे। लेकिन अब बीजेपी ने अपना सोशल मीडिया प्लान तैयार किया है। कहा जा रहा है कि जो जितना एक्टिव होगा, जितने फॉलोअर्स होंगे, उस आधार पर चुनाव के टिकट बांटे जाएंगे। देखिए, समय परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। सोशल मीडिया के बारे में बीच में कहा गया कि इसकी विश्वसनीयता कम है, या एक बार PM मोदी ने स्वयं कहा कि छपास और दिखास से दूर रहो, जमीन पर काम करो। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि सोशल मीडिया से ही वातावरण बनता है। आपने देखा होगा कई बार गरीब गाने वाली रातों रात हीरो बन जाती है। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया ने जमीन से उठा के आसमान पर कर दी। तो ये भी एक पहलू है कि आप यदि अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको सोशल मीडिया पर दिखाइए, जिससे एक सकारात्मक वातावरण बने।
जैसे अभी दीपावली का अवसर था तो जो बरेदी नृत्य होते हैं तो कई जगह बीजेपी नेताओं ने नृत्य किए इस बार और उनको सोशल मीडिया पर डाला। तो एक तरह से ये जुड़ाव का एक तरीका है और इससे जो पार्टी ने एक लाइन खींची है उससे वे लोग जो इससे दूर थे वो भी अब सक्रिय हो गए। कुछ नेता तो बीजेपी के पहले से ही जुड़े हैं। शिवराज सिंह के इस समय 32 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। ऐसे ही पीडी शर्मा भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरा उन्होंने एक जो सोशल मीडिया की पूरी टीम बदली थी, शिवराज सिंह डाबी की जगह दूसरे लोगों को नियुक्त किया था। और कांग्रेस को ये देर से समझ में आई, जबकि 2014 और 19 के चुनाव में भाजपा ने सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया। एक तरह से सोशल मीडिया की देन थी कि राहुल गांधी को पप्पू परोक्ष रूप से एक इमेज बना दी थी और मोदी और मनमोहन सिंह की इमेज को अलग अलग तरीके से वो किया गया। तो सोशल मीडिया की एक पहुंच है। आज अखबार जहां नहीं जाता, टीवी जहां नहीं है, लेकिन गांव-गांव दूरस्थ जंगल में भी गरीब के हाथ में भी मोबाइल है। तो इसकी जो पहुंच बनी है उसके कारण ये हो रहा है। लेकिन यथार्थ में तो कोई कितना ही सक्रिय रह ले सोशल मीडिया पे, जब तक जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं होगा, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को, उनको वो जो मैदानी सफलता है या जो जीत चुनाव में जिसके लिए चाहिए, जब तक आपको जमीन का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। लेकिन बीजेपी ने एक हिसाब से मैदान के साथ साथ सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ा दी है और स्वाभाविक है जब नेताओं को सबसे बड़ा भय टिकट का ही रहता है चुनाव लड़ने तो इसके कारण अब सब सक्रिय होंगे। बिल्कुल सर, सहमत हूँ आपसे। उमेश जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है कि कुछ समय पहले, कुछ माह पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बीजेपी पिछड़ी हुई नजर आई थी सोशल मीडिया में एक्टिव होने पर। कांग्रेस कहीं ज्यादा आगे भी थी। उसके बाद बीजेपी में बैठक भी हुई आईटी सेल विभाग की। सभी को यहाँ पर टारगेट भी दिए गए हैं कि सोशल मीडिया में किस तरीके से और एक्टिव रहना है। कहीं ना कहीं एक ये भी वजह है कि ज्यादा से ज्यादा सक्रियता कैसे दिखाई जाए, अपनी उपस्थिति सोशल मीडिया में कैसे दर्ज कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी एक जमीनी संगठन है और जैसा देवदत्त जी भाई साहब ने कहा, मैं उनसे 100% सहमत हूँ कि मैदान केवल सोशल मीडिया के फोरम से ही नहीं मारा जा सकता है। अगर आपको जनता का विश्वास जीतना है, आपको मतादेश और जनादेश अपनी पार्टी के पक्ष में करवाना है, तो ये आवश्यक होता है कि आप पल प्रतिपल जनता से सीधा जुड़ाव रखें और भारतीय जनता पार्टी उस पर विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित करती है। हमारी जो संगठनात्मक इकाइयां, उस संगठन इकाइयों में सबसे ज्यादा प्रमुखता जिसको दी जाती है वो हमारा पन्ना प्रभारी या पेज प्रमुख होता है और उस पेज प्रमुख और पन्ना प्रभारी का जो क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है, वो केवल 20 परिवार होते हैं। एवरेजन 100 से लगभग के करीब मतदाताओं से उसको प्रतिदिन संपर्क करना होता है। तो हमारा अपना ये जो बूथ समितियों वाला प्रबंधन है, इस बूथ समितियों के प्रबंधन के माध्यम से वो पन्ना प्रभारी, वो पेज प्रभारी हमारा ब्रांड एम्बेसडर होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का राजदूत होता है। वो जनता के उस 20 परिवारों की अपेक्षाएं उनसे संवाद करके, निरंतर उनसे संपर्क स्थापित करके ऊपर तक पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं एक समन्वय का काम जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का जो हमारा संगठनात्मक का ताना बाना है उसके माध्यम से हम विस्तार करते हैं। और जो दूसरा आपने कहा था और देवदत्त जी भाई साहब ने भी बड़ा एक मूल विषय उठाया था कि सक्रियता जो है वो होना चाहिए। और जहां तक दायित्व परिवर्तन का विषय है, सोशल मीडिया की जो हमारी टीम है उसका दायित्व परिवर्तन, चूंकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, तो कार्यकाल समाप्ति के बाद यहाँ पर नए कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की एक संगठनात्मक सामान्य प्रक्रिया है जो अहरनिश चलती रहती है। तो वो कोई बहुत ज्यादा विशेष महत्व नहीं रखता है कि आज फला व्यक्ति दायित्व पे है और कल फलाना व्यक्ति दायित्व पर आ जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी की निरंतरता और चरिवेती भावना का एक सामान्य अंग है। सोशल मीडिया को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है और विशेष करके अमित शाह जी इस बात को लेकर बहुत गंभीर रहे हैं। जिस समय वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने सोशल मीडिया के महत्व को निरूपित करने वाले अनेकों निर्णय और अनेकों बदलाव संगठन के स्तर पर करे थे और उन बदलावों का परिणाम भी देखने को मिलता है। मैं देवदत्त जी भाई साहब की बात से सहमत हूं कि 2014 का जो हमारा पहला चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, तब सोशल मीडिया ने भी एक बहुत ही मारक क्षमता वाली भूमिका का निर्वहन करा था और आज भी हम सोशल मीडिया को गंभीरता से लेते हैं।
यद्यपि ये बात भी सत्य है कि सोशल मीडिया पे जो सब कुछ होता है वो पूरी तरह से सत्य नहीं होता है, पर उस सत्य से उस अर्ध सत्य से या झूठ से भारतीय जनता पार्टी का हित ना हो, ये बात की चिंता हमको करना पड़ती है। सच्चाई या झूठ है, इसका निर्धारण तो व्यापक बहस के बाद ही संभव हो पाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सेनानियों को ये निर्देशित करा गया कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सन्निधि के साथ डटे रहें। जी पवन पटेल जी, एक बार आरोप लगे थे, हालांकि आरोप कांग्रेस पर हमेशा से ही लगते रहे हैं कि कांग्रेस भी सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीति ही करती है, सोशल मीडिया पर ही एक्टिव नजर आती है। लेकिन अब बीजेपी भी सोशल मीडिया पर धीरे धीरे एक्टिव हो रही है, लेकिन अभी भी बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जमीनी हकीकत ज्यादा असरकारक होती है, जमीन से जुड़ी पार्टी ज्यादा है, सोशल मीडिया पर भी अब धीरे धीरे आएगी। लेकिन कांग्रेस के आरोपों पर बात करें तो कांग्रेस पर हमेशा से सोशल मीडिया में ही राजनीति करने के आरोप लगते रहे कि एक्टिव भी इसी पर ही रहती है, जमीनी हकीकत से कम जुड़ पाती है। सोशल मीडिया भी एक्टिव रहती थी, देश का निर्माण नहीं हो पाता। जितनी संस्थाएं बनी, जिसको एक एक करके मोदी जी देख रहे हैं, ये नहीं हो पाता। अभी इन्होंने बोला कि इनके अमित शाह जी बड़े गंभीर हैं। हम कहते हैं अमित शाह जी संगठन के लिए गंभीर हो, अमित शाह जी सोशल मीडिया के लिए गंभीर हो, अच्छी बात है। लेकिन आज अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, इस देश की जनता के बारे में भी गंभीर होना चाहिए। ये जनता ने उनको चुनकर के सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि सोशल मीडिया पे गंभीर हो, अपने पन्ना प्रभारियों पे गंभीर हो, अपने कार्यकर्ताओं पे गंभीर हो। उनको गंभीरता से इस देश की समस्याओं को भी लेना चाहिए। इस चीज को नहीं ले रहे हैं, गरीबी को नहीं ले रहे हैं गंभीरता से, पेट्रोल महंगा हो रहा है उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, बेरोजगारी के क्या आंकड़े उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इनका पूरा मनन चिंतन सिर्फ और सत्ता बनाने के लिए, इनको सत्ता और सरकार की इतनी ज्यादा भूख बहुत अच्छा नहीं है, इस देश के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। ये मेरा निवेदन इतना है कि अगर इस सत्ता में है, हमारी बात से सहमत नहीं है, हमारी बात से क्यों सहमत नहीं उमेश जी? पूछिए उमेश जी से, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बेरोजगारी की दर आज बढ़ी नहीं हुई है, महंगाई की दर बढ़ी नहीं हुई है, क्या उस चीज को गंभीरता से माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अपना अमित शाह जी को, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को उस चीज को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? आज इनका पूरा टारगेट, पूरा लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना क्यों होता है? मैं कहता हूँ कि जब आपको 2014 के बाद इस जनता ने चुना है, जिन मुद्दों को लेकर आप मैदान में आए तो मुद्दों को पूरा करिए ना। जब महंगाई बढ़ती थी, गैस तक तो उसमें गैस में जब बढ़ जाता था 10 रुपए 5 रुपए, तो इनके स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन करने लगती थी। पेट्रोल का रेट बढ़ता तो शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाने लगते थे। अब उस चीज में ताला क्यों लगा है? उसका जवाब क्यों नहीं देता कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता? इसका 1 to 1 जवाब पूछिए, क्यों इतना झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे हैं? सोशल मीडिया को सिर्फ और सिर्फ इसलिए उत्साहित कर रहे हैं टिकट देने के लिए। टिकट तो फिर ये देंगे दल बदलुओं को। जब टिकट देने की बारी आएगी तो जब देखेंगे कि कांग्रेस से कौन किसको तोड़ सकते हैं, उसको टिकट देंगे। अभी ये सोशल मीडिया को सिर्फ लॉलीपॉप इसलिए दे रहे हैं ताकि सोशल मीडिया पे और महिमा मोदी जी का और महिमा मंडन करें, और क्योंकि इनके पास कुछ मुद्दे हैं नहीं, ये कुछ मुद्दे हैं, उस चीज को लेके जाएं। सोशल मीडिया पर करने के बजाय ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे जाएं। सीना ठोक करते हैं कि हमने पेट्रोल का रेट कम करवाया, क्यों नहीं कहते हैं? सीना ठोक करते हैं कि कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल का रेट इतना था और मेरे जमाने में इतना कम करा दिया, क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों बेरोजगारी दर की बात नहीं करते हैं? क्यों महंगाई दर की बात नहीं करते हैं? उसकी बात करें। जिन जिन चीजों को 2014 के बाद बोल के सत्ता में आए थे, उनको बात क्यों नहीं करते हैं? अब पहले ऐसे ही होता था ना, हमेशा ऐसा होता है कि जैसे कांग्रेस ने अपना वचन पत्र दिया, ठीक है, अब कांग्रेस आम जनता के सामने जा रही है कि भैया हमको वचन पत्र दिया, हमको आपने 5 साल के लिए चुना, इन्होंने 15 साल में खरीद फरोख्त करके गिरा दिया, लेकिन हमने 15 महीने में जो काम किया उस पर हमें वोट दो। हम सीना ठोक कर कह रहे कि भाई हमें 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, हमें वोट दो। हम बोल रहे हैं कि हमने 27% आरक्षण दिया ओबीसी को, हमें वोट दो। हम बोल रहे हैं कि हमने 10% अपने सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया, हमें वोट दो। ये लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? ये लोग क्यों नहीं बोलते इस चीज को? सिर्फ और सिर्फ इस तरह घुमाने वाली राजनीति क्यों करते हैं? तो सोशल मीडिया के दम पर फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। हकीकत बोल रहे हैं, अगर ग्राउंड हकीकत वर्ड बोल रहे हैं, उसको डेफिनेशन देखिए तो ग्राउंड हकीकत क्या है? किसान वहां धरने पर बैठे हैं, उसकी सुनी नहीं जा रही है, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, लोग आत्महत्या करते जा रहे हैं। कोरोना के समय इन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाई, इससे लोग मर गए। फिर बाद में हो गया ऑक्सीजन के कारण एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। जब कोरोना की पहली लहर आई उससे इन्होंने क्या शिक्षा ली, दूसरी लहर में उससे ज्यादा गड़बड़ हो गया। इस तरह की चीजें, हमारा सबसे निवेदन है, बात कांग्रेस पार्टी और भाजपा की नहीं है, बात इस देश के गरीब की है। इसलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि यथास्थिति के सामने आइए, उधर से काम करिए। ठीक है उमेश जी, आरोप लग रहे हैं कि जितना गंभीर यहाँ पर गंभीरता से सोशल मीडिया को बीजेपी ले रही है, अन्य मुद्दों को भी ले। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के मित्रों से राजनीतिक परामर्श की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए, अमित शाह जी को क्या करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को क्या करना चाहिए, शिवराज जी का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए,
ये भारतीय जनता पार्टी भलीभांति जानती है और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए कांग्रेस के मित्रों के बिना मांगे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वो बार बार इस प्रकार के राजनीतिक परामर्श देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और 15 महीने के जिस वचन पत्र की पवन जी भाई साहब बात कर रहे हैं, 15 महीने में 27.5 लाख किसानों के कर्ज का जो सदन पटल पर स्वीकृति प्राप्त हुई थी, उस स्वीकृति में कहीं भी एक लाइन भी ये नहीं लिखी कि 2 लाख का कर्जा माफ करा गया है। आपने तो अपने वचन पत्र में जो ढकोसला दिया था वो 2 लाख का किसानों का कर्जा माफ करने का ढकोसला प्रदान करा था। आपने तो कहा था कि 25,000 रुपए कन्यादान योजना में जो दिए जाते हैं वो अपर्याप्त है, हम 51,000 रुपए देंगे। अब जमीनी सच्चाई ये है कि एक भी बच्ची के हाथ पीले हुए हो या 15 महीने की सरकार में एक भी बिटिया रानी को 51,000 रुपए अगर कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने दे दिया हो तो बता दे। इन्होंने तो वचन पत्र में ये भी प्रोपेगेंडा करा था कि 4,000 का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के किसी एक नौजवान को 15 महीने में 1 महीने का भी 4,000 का बेरोजगारी भत्ता अगर इन्होंने प्रदान कर दिया हो तो बताइए। इन्होंने कहा था कि 5 रुपए हम दूध की सब्सिडी देंगे, किसी एक दूध उत्पादक को 5 रुपए की सब्सिडी दे दी हो तो बता दीजिए। रोजगार के नाम पे ढोर चराव योजना लेकर आए थे कि ढोर चराने की प्रैक्टिस देने वाला स्कूल कॉलेज जो है वो छिंदवाड़ा में डाला जाएगा। बैंड बजाना सिखाने का जरूर ये लोग प्रकल्प लेकर आए थे। मैं 100 के 100 वचन पत्रों की मीमांसा और चीर फाड़ कर सकता हूं, पर उतना समय नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, रही पेट्रोल डीजल की कीमत की वृद्धि की बात, तो अनुपातिक उतना ही है जितना यूपीए की सरकार में हुआ करता था। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने घटाया है, केंद्र की सरकार ने उस डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि में कम करी है। तो कोई भी राजनीतिक दल इस बात की आश्वस्ति नहीं देता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी उत्पाद की कीमत इस बिंदु के बाद जाने के बाद एक क्षण भी बढ़ेगी नहीं। ये सामान्य प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी जनता की वेदना को भी समझ सकती है और जानती भी है। और जनता के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तरदायित्व है, उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करा होता तो 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। और ये जो दोषारोपण हम पर किया जाता है ना कि हमने 15 महीने में इनकी सरकार को धराशायी कर दिया, ये तो पूरी तरह झूठ है। इनकी सरकार तो गई है केवल कमलनाथ जी की महत्वाकांक्षा के कारण। मुख्यमंत्री भी उनको रहना है, प्रदेश अध्यक्ष भी उनको रहना है। एक नौजवान और संभावनाशील चेहरा कोहिनूर जैसा था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जिसने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाई थी। और जिस समय सरकार बन गई उसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने दुर्भी संधि करी और मंत्रा मनोवृत्ति के साथ इस पूरी सरकार को धराशायी करने का अगर उत्तरदायित्व तो किसी एक व्यक्ति की मानसिकता पर तो है तो वो दिग्विजय सिंह जी पर है। अपने अंतर विरोधों के कारण ये सरकार अंतर्द्वंद का शिकार होकर गिर पड़ी। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां पर आ गई? भारतीय जनता पार्टी का तो पदार्पण उस समय हुआ था जब आपकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। आपकी सरकार को छोड़कर 28 लोग चले गए थे, आपके पास बहुमत शेष नहीं बचा था। तो हमने फिर राज्यपाल के सामने इस बात का दावा प्रस्तुत करा कि हम बहुमत सिद्ध करेंगे। तो कम से कम सरकार गिराने का पाप हमारे माथे पर मत मंडिए। ये आपके नेता की महत्वाकांक्षा थी और आज भी वो उस महत्वाकांक्षा से मुक्त नहीं हुए। आज प्रदेश अध्यक्ष भी उनको रहना है, आज नेता प्रतिपक्ष भी उनको रहना है। अरुण यादव जी के बारे में वो कहते हैं कि उनका सर्वे में नाम नहीं है। पिछले 28 उपचुनाव का परिणाम देख ले या इस बार जो 4 सीटों पर उपचुनाव है उसका परिणाम देख ले, तो ये सारे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का आचरण गैर जिम्मेदाराना होता और जनता के हितों से विमुख होता तो जनता जनार्दन हमारे पक्ष में इस प्रकार का जनादेश और मतादेश का आशीर्वाद नहीं प्रदान करती। मैं तो कांग्रेस के मित्रों से केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें राजनीतिक परामर्श देने के बजाय आत्मविश्लेषण करें और आपको लगता है कि ये मुद्दे पे सरकार असफल है तो हमको मत समझाइए, ये बात जाकर जनता के बीच में उतारिए। जनता को बोलिए कि ये सरकार महंगाई कम नहीं कर पा रही है, इसको हटाइए। जनता को जाकर एक अंतिम प्रतिक्रिया देवदत्त जी की भी, समय कम है इसलिए इस चर्चा को रोकूंगी। देवदत्त जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया। सर, जिस प्रकार से भी आपने कहा कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा आजकल सक्रिय है कि जो खबर अखबार में या चैनल में नहीं पहुंच पाती है वो सोशल मीडिया में हमें जल्द से जल्द देखने को मिल जाती है, यानी कि बीजेपी साफ तौर पर अब जुड़ाव का रास्ता देख रही है, जुड़ाव पर जोर रख रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ, ये तो वक्त के तकाजा है और हर किसी को जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हो या किसी भी क्षेत्र में, आज गांव-गांव से आप देखेंगे कलाकार हैं जिनमें थोड़ी भी प्रतिभा है, कोई बिंद का है, बुंदेलखंड का है, किसी भी इलाके का, या कोई गायक, कितने लोग शून्य से शिखर पर पहुंच गए। तो बीजेपी तो इस समय
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो इन चीजों को समझती है कि आखिर हम कैसे सर्वस्पर्शी बना जा सकता है। तो वही टीम, क्रिकेट टीम जीतती है जिसकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब कुछ अच्छा हो। तो बीजेपी हर जगह प्रयास करती है कि इधर आधा पन्ना प्रभारी भी बनाएगी और उधर सोशल मीडिया पर हाई फाई करके वो अपना माहौल भी बनाएगी। और कांग्रेस को भी ये सब करना चाहिए, बल्कि और ज्यादा करना चाहिए, आक्रामक तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आप विपक्ष है। सत्ता के खिलाफ आप कुछ भी जो भी असामान्य होता है उसके खिलाफ आप माहौल बना सकते हो, विपक्ष में रह के तो और अच्छे से माहौल बना, लेकिन इसके लिए टीम चाहिए, नेटवर्क चाहिए, आदमी चाहिए और वो नजर चाहिए, सक्रियता चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल सर, सहमत हूँ आपसे। समय कम है इसलिए सर माफी चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी सोशल मीडिया प्लान तैयार कर रही है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता पदाधिकारी कुछ पिछड़े हुए नजर आए थे। उसके बाद से ही लगातार आलाकमान से भी यहाँ पर निर्देश हो गया है कि बीजेपी को लगातार सोशल मीडिया पर जुड़ना है। अब इसी आधार पर टिकट भी बांटा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस भी हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार काम करती आई है और एक्टिव भी कहीं ना कहीं नजर आती रही है, लेकिन सिर्फ अगर सोशल मीडिया के आधार पर चुनाव का टिकट का वितरण होगा, ये कहीं ना कहीं विचारणीय बात होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर भी दोनों ही पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि वाकई में जमीनी स्तर पर काम हो रहा है या सोशल मीडिया में सिर्फ दिखावे का। हालांकि आने वाले वक्त में समय में पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी एक्टिव जमीनी स्तर पर नजर आती है या सोशल मीडिया में नजर आती है, ये देखने वाली बात होगी। तो IND इम्पैक्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।